हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है भाषा क्लासेज में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था भारत की स्थिति एवं विस्तार, जो हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में, अर्थात फिजिकल फॉर्म्स ऑफ इंडिया। भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप मीनिंग ऑफ, इसको पहले मीनिंग पता होना चाहिए, इसका अर्थ पता होना चाहिए कि भौतिक स्वरूप यानी होता क्या है। तो भौतिक स्वरूप अर्थात जो बाहरी जो आवरण होता है, एक तरह से मान लो कि भारत का जो एक तरह से बड़े जो पर्वत है, पठार है, मैदानी जो भाग है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? इसके भौतिक स्वरूप के अंतर्गत आते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी स्थलाकृतियां हैं, पठार है, ज्वालामुखी है, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? जितने बड़े बड़े हमारे द्वीप समूह है, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? भौतिक स्वरूप के अंतर्गत आते हैं। तो इसी पार्ट के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। जितनी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा और सटीक से सटीक बताने की कोशिश करूंगा। तो भौतिक स्वरूप के बारे में, इंडिया के भौतिक स्वरूप को हम 4 पार्ट में डिवाइडेड करेंगे। 4 पार्ट में डिवाइडेड करेंगे और उन 4 पार्ट में से एक एक पार्ट के लेंगे और उन्हें एक एक पार्ट को हम डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसी में जो पहला पार्ट है भारत का भौतिक स्वरूप, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश अर्थात नॉर्थन माउंटेन रीजन। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश अर्थात जो हमारा उत्तरी भारत है उसका जो पर्वतीय प्रदेश है, अर्थात हमारा महान हिमालय, जो हमारा हिमालय है उसके बारे में हम पूरा डिटेल से किसमें चर्चा करेंगे? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत हम फुल डिटेल से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। सेकंड है वो है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार अर्थात पेनिनसुलर प्लूटो अर्थात प्रायद्वीपीय पठार। इसके अंतर्गत हम भारत का जो मध्य जो एरिया है, मध्य जो भारत है, इसमें जो पर्वत पठार पाए जाते हैं, जितनी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, उनके बारे में हम प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत क्या करेंगे? फुल डिटेल से चर्चा करेंगे। थर्ड नंबर पे आता है वो है मध्य का विशाल मैदान। मध्य का विशाल मैदान अर्थात ग्रेट मिडिल ग्राउंड। मध्य का विशाल मैदान, इसके अंतर्गत हम जो मध्य में जो विशाल मैदान है, जो माटी का जो विशाल मैदान है, जिसका निर्माण किसके द्वारा होता है? नदियों के द्वारा होता है। जिसका निर्माण किसके द्वारा होता है? नदियों के द्वारा होता है, झरनों के द्वारा होता है। नदियों के द्वारा जो मृदा लाई जाती है, जलोढ़ मृदा लाई जाती है, उनके द्वारा जो विशाल मैदान का भूमिगत जो भाग का निर्माण होता है वो किसके अंतर्गत आता है? मध्य के विशाल मैदान के अंतर्गत। और इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ें किसके अंतर्गत? जब हम भारत का अपोहा तंत्र पढ़ेंगे। जब हम भारत का क्या पढ़ेंगे? अपोहा तंत्र पढ़ेंगे कि हमारे भारत का जो अपोहा तंत्र है वो किस प्रकार से है। जो हमारा भारत का अपोहा तंत्र है उसको 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, जिसमें जो बंगाली खाड़ी में गिरते हैं उन बंगाली खाड़ी की नदियां, अरब सागर की नदियां, और जो आंतरिक जो नदियां हैं उनके बारे में किसके अंतर्गत बात करेंगे? अपोहा तंत्र के अंतर्गत बात करेंगे। और अपोहा तंत्र के अंतर्गत हम किसकी बात करेंगे? जो हमारा मध्य का जो विशाल मैदान है उसकी बात किसमें करेंगे? हम अपोहा तंत्र के अंतर्गत। चौथे नंबर पर जिस टॉपिक की बात करेंगे भारत के भौतिक स्वरूप में, वो है हमारा जो हमारा द्वीपीय समूह है उसके बारे में। द्वीपीय समूह
द्वीपीय समूह या व तटीय प्रदेश, द्वीपीय समूह या वह तटीय प्रदेश के बारे में हम बात करेंगे। हमारा जो चौथा टॉपिक वो क्या है, द्वीपीय समूह अर्थात आइलैंड, आइसलैंड। जो हमारे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है उनके बारे में, और किसके बारे में बात करेंगे, कोस्टल रीजन के बारे में, कोस्टल रीजन के बारे में अर्थात जो तटीय प्रदेश है उनके बारे में क्या करेंगे हम इस टॉपिक के अंतर्गत विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से भारत के भौतिक स्वरूप को 4 पार्ट में डिवाइड किया है हमने। पहला है वो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसके बारे में हम किसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, जो हमारा हिमालय है उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है अपना वो है प्रायद्वीपीय पठार। इसी के अंतर्गत हम माउंटेन और प्लेटूज अर्थात पर्वत पठार के बारे में, जितने भी इंडिया में पर्वत पठार है मुख्य मुख्य उनके बारे में क्या करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक वो है मध्य का विशाल मैदान। इसके बाद हम जब करेंगे, जब हम पढ़ाएंगे भारत का जो अपवा तंत्र है उसके बारे में जब पढ़ाएंगे, जब मध्य का जो विशाल मैदान है, विशाल मैदान बनता किनसे है, जो नदियां होती है इनके द्वारा जो जलोढ़ मृदा लाई जाती है उनके द्वारा क्या बनता है, विशाल मैदान बनता है। तो इसकी डिटेल से हम चर्चा करेंगे कब, जब हम पढ़ेंगे अपवा तंत्र। इसके बाद फोर्थ टॉपिक है वो है अपना द्वीपीय समूह अर्थात आइसलैंड और किसके तटीय प्रदेश अर्थात कोस्टल रीजन के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें हम जो फर्स्ट टॉपिक है उसको उठाते हैं, जिसका क्या नाम है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश अर्थात नॉर्थर्न माउंटेन रीजन। जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है इसमें भी हम तीन चीजों की बातें करेंगे। फर्स्ट है वो है हमारा हिमालय, इसकी हिमालय की बात करेंगे। दूसरा है वो क्या है अपना ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय की विस्तृत से चर्चा करेंगे। और थर्ड पार्ट आएगा जो अपना वो है पूर्वांचल की पहाड़ियां। जो हमारा पूर्वी भारत है उसमें जो जो पहाड़ियां पाई जाती हैं उनके बारे में बातें करेंगे। फर्स्ट तो अपना क्या है, हिमालय है। फर्स्ट क्या है, हिमालय है। सेकंड है हमारा वो है ट्रांस हिमालय। और फोर्थ थर्ड है जो क्या अपना पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वांचल हिल्स। तो इनके बारे में हम किसके अंतर्गत बातें करेंगे, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत हम इन तीन चीजों की क्या करेंगे, विस्तृत से चर्चा करेंगे। ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के भाग मान लो या उसे क्या मान लो, अन्य जो जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं वो है एक तो हिमालय है, दूसरा है ट्रांस हिमालय, तीसरा कौन सा है, पूर्वांचल हिल्स अर्थात पूर्वांचल की पहाड़ियां। इसमें से भी हम फर्स्ट टॉपिक उठाते हैं वो है हिमालय। जो फर्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, हिमालय। हिमालय के अंतर्गत हम तीन चीजों की बात करेंगे। एक तो जो महान हिमालय है उसकी चर्चा करेंगे, महान हिमालय अर्थात ग्रेट हिमालय। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसमें लघु हिमालय की, लघु हिमालय की अर्थात स्मॉल हिमालय। ओके फ्रेंड्स। और थर्ड इसमें हम बात करेंगे वो करेंगे किसकी, बाह्य हिमालय की, बाह्य हिमालय अर्थात एक्सटर्नल हिमालय।
तो इस प्रकार से हमने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 पार्ट में डिवाइड किया। उसमें से भी जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, हिमालय है, और हिमालय को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है महान हिमालय, सेकंड है स्मॉल हिमालय अर्थात लघु हिमालय, और थर्ड है वो कौन सा है, एक्सटर्नल हिमालय अर्थात बाह्य हिमालय। फ्रेंड्स, मैं इस प्रकार से आपको पढ़ा रहा हूं, तो इस प्रकार पढ़ने से हमारा ये पहले क्लियर हो जाता है कि हमें पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाता है। और टॉपिक वाइज जब हम पढ़ते हैं, कोई भी चीज पढ़ो आप, उसको अगर आप क्रम वाइज पढ़ोगे कि भाई ये पार्ट है, इसमें इतने पार्ट है और इसमें भी इतने इतने पार्ट है, तो हम क्रम वाइज पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आता है कि पहले तो हमने भौतिक स्वरूप को 4 पार्ट में डिवाइडेड किया, फिर उसमें हमने फर्स्ट पार्ट उठाया, फर्स्ट पार्ट को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइडेड किया, उसमें भी हमने फर्स्ट पार्ट उठाया और उसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइडेड किया। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं और उस टॉपिक में हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं किसकी, हिमालय की, कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, और उसके बाद हम बात करेंगे इसकी महान हिमालय की हम बात करेंगे। अब हम पढ़ेंगे जो हिमालय है हमारा, हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो हमारा जो टॉपिक है वो है हिमालय, हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति अर्थात ओरिजिन ऑफ हिमालय, ओरिजिन ऑफ हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई या कहां से हुई या किस काल में हुई। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि अभी तक टोटल 3 बार पर्वतीकरण हो चुका है। 3 बार क्या हो चुका है, पर्वतीकरण, अर्थात 3 बार पर्वतों का क्या हो चुका है, निर्माण हो चुका है। फर्स्ट निर्माण हुआ था वो तो हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जिसके अंतर्गत किसका निर्माण हुआ था, अरावली पर्वत श्रृंखला का। किसका निर्माण हुआ था, अरावली पर्वत श्रृंखला का। इसलिए अरावली पर्वत श्रृंखला को सबसे प्राचीनतम क्या कहा जाता है, सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला। तो फर्स्ट जो पर्वतीकरण हुआ था वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जिसके अंतर्गत किसका निर्माण हुआ, अरावली पर्वत श्रृंखला का। नेक्स्ट पर्वतीकरण हुआ था वो हुआ था डेविनियन काल में, डेविनियन काल में। और डेविनियन काल के अंतर्गत किन किन का निर्माण हुआ, इसके अंतर्गत निर्माण हुआ था विंध्याचल पर्वत का, सतपुड़ा का, यूराल पर्वत का। इस प्रकार से डेविनियन काल में किन किन का निर्माण हुआ, अगर इंडिया में देखें तो विंध्याचल पर्वत का और सतपुड़ा का क्या हुआ, निर्माण हुआ। और थर्ड जो पर्वतीकरण हुआ, थर्ड जो पर्वतीकरण हुआ जिसे नवीन पर्वतीकरण कहा जाता है, वो हुआ टर्शरी काल में, टर्शरी काल में। और इसी काल के अंतर्गत किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। इसी काल के अंतर्गत किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। इसके अलावा एंडीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, एटलस पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। तो अभी तक टोटल जो वर्ल्ड में देखा जाए तो 3 बार पर्वतीकरण हुआ है। एक हुआ प्री कैम्ब्रियन काल में, दूसरा डेविनियन काल में, और जो नवीन पर्वतीकरण है, क्या नवीन पर्वतीकरण कब हुआ था, टर्शियरी काल में, अर्थात साइनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत। और यहीं से हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिमालय का निर्माण कौन से काल में हुआ। तो हिमालय का निर्माण कौन से काल में, टर्शियरी काल में हुआ, अर्थात साइनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत हुआ। और ये क्या है, नवीन पर्वत श्रृंखला है। कौन सी, हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रृंखला कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि जिसका निर्माण कब हुआ, फर्स्ट पर्वतीकरण अर्थात प्री कैम्ब्रियन काल में। इसलिए जो अरावली पर्वत श्रृंखला है जिसका अध्ययन हम राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं, तो ये सबसे प्राचीनतम क्या है, पर्वत श्रृंखला है। तो आपसे ये तो क्लियर हो गया होगा कि हिमालय है वो क्या है, नवीन
पर्वतीकरण का क्या है, उदाहरण है, अर्थात नवीन पर्वतीकरण के अंतर्गत किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। इसके अलावा जो एटलस पर्वत है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है, उनका निर्माण भी नवीन पर्वतीकरण के अंतर्गत ही हुआ है। अब देखते हैं कि इसके लिए अर्थात जो हिमालय का निर्माण, सॉरी हिमालय की जो उत्पत्ति है, ओरिजिन ऑफ हिमालय, इसकी उत्पत्ति के लिए एक सिद्धांत है, जिस सिद्धांत का नाम है, जो हिमालय की उत्पत्ति है इसके लिए एक सिद्धांत है जिसका नाम है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, और यह सिद्धांत दिया गया था हैरी हेस के द्वारा। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, हैरी हेस के द्वारा। भूगोल के व्याख्याता थे हैरी हेस, जिनके द्वारा क्या कौन सा सिद्धांत दिया गया, हिमालय की उत्पत्ति को समझने के लिए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, हैरी हेस के द्वारा दिया गया। ये जो सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, इस सिद्धांत में हैरी हेस ने बताया कि जो यूरेशियन प्लेट है, जो यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, और दूसरी प्लेट थी उसका नाम था भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट। तो हैरी हेस की जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार, पहली बात तो इस सिद्धांत के अनुसार जो हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई थी वो साइनोज़ोइक महाकल्प में हुई थी। साइनोज़ोइक महाकल्प के अंतर्गत। पहला तो क्लियर होगा कौन से महाकल्प के अंतर्गत हुई हिमालय की उत्पत्ति, साइनोज़ोइक महाकल्प के अंतर्गत। काल पूछा जाए तो टर्शियरी काल, टर्शियरी काल। थर्ड इसमें क्या है, ये किसका उदाहरण है, नवीन पर्वतीकरण का। तो हैरी हेस के प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय की जो उत्पत्ति है वो साइनोज़ोइक महाकल्प या कह लो कि टर्शियरी काल में, साइनोज़ोइक महाकल्प या टर्शियरी काल में यूरेशियन प्लेट और जो भारतीय प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट और जो भारतीय प्लेट थी, इनके मध्य अभिसरण से, इनके मध्य का जो ये आपको खाली जो आवरण दिख रहा है, ये जो स्थान दिख रहा है, जगह दिख रही है, ये है भूसन्नित स्थान, भूसन्नित एरिया है ये, जो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के मध्य है। और ये भूसन्नित स्थान किसका है, टेथिस सागर का, टेथिस सागर का। ओके फ्रेंड्स, टेथिस सागर, इसका भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में बताऊंगा। पहले हम पढ़ लेते हैं हिमालय की उत्पत्ति, कि हैरी हेस के प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार जो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट है, इन दोनों के मध्य क्या हुआ, अभिसरण हुआ। क्या हुआ, अभिसरण। इन दोनों के मध्य क्या हुआ, अभिसरण हुआ, उथल पुथल हुई, जिसके कारण जो भूसन्नित स्थान था, इनके मध्य ये जो भूसन्नित स्थान है, इसके अंदर इसमें क्या होने लग गया, वलन होने लग गए। इसके बीच में क्या होने लग गए, भूसन्नित स्थान की जगह वलन होने लगे। और वलन होने के बाद ये जो भूसन्नित स्थान है, ये वलित पर्वत श्रृंखला का निर्माण कर लेता है इस प्रकार से। वो तो डायरेक्ट एक सिंपल भूमि थी, सीधा था, लेकिन इसमें जब अभिसरण हुआ इन दोनों प्लेटों के मध्य में, तो वलन के स्वरूप वलित पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया इस प्रकार से। और यही वलित जो पर्वत श्रृंखला थी, अर्थात नवीन वलित पर्वत श्रृंखला नहीं बन गई ना, तो नवीन वलित जो पर्वत श्रृंखला थी, इसी नवीन वलित पर्वत श्रृंखला को क्या कहा गया, हिमालय कहा गया। तो समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूं कि हैरी हेस के प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय की जो उत्पत्ति ही
उत्पत्ति है वो साइनोजोइक महाकल्प में हुई, या ऐसे कह दो कौन से काल में हुई, ट्रेजरी काल के अंतर्गत हुई। तो हिमालय की उत्पत्ति साइनोजोइक महाकल्प में यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के मध्य अभिसरण, ये नीचे रहा ना वर्ड अभिसरण, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के मध्य अभिसरण के कारण इसका जो भूसन्निहित स्थान था उसमें वलन होने लगा, और वलन होने के बाद ये भूसन्निहित स्थान वलित नवीन वलित श्रृंखला का निर्माण करता है। वलित नवीन वलित श्रृंखला का निर्माण करता है, और यही नवीन वलित श्रृंखला क्या कहलाती है, हिमालय कहलाती है, या हिमालय, इसको क्या नाम दिया गया, हिमालय नाम दिया गया। तो ये पूरी डिटेल्स है किसकी, हिमालय की उत्पत्ति की। अब हमने बताया था तेथिस सागर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है तेथिस सागर के लिए। क्यों है, क्योंकि जो तेथिस सागर है इसको कहा जाता है होम ऑफ द हिमालय। होम ऑफ द हिमालय, अर्थात हिमालय का भूगर्भ किसे कहा जाता है, तो हिमालय का जो भूगर्भ है वो तेथिस सागर को कहा जाता है। डायरेक्ट एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि होम ऑफ द हिमालय कौन है, तो तेथिस सागर को क्या कहा जाता है, होम ऑफ द हिमालय, या फिर हिमालय का भूगर्भ किसे कहा जाता है, तेथिस सागर को कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइडेड किया था हिमालय को, उसमें से हम पहला जो पार्ट है वो उठाते हैं जिसका नाम है महान हिमालय। पढ़ेंगे हम महान हिमालय के बारे में। जो हमारा फर्स्ट था हिमालय में वो था महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। महान हिमालय, इसी का दूसरा नाम है वो है हिमाद्री। हिमाद्री भी किसे कहते हैं, महान हिमालय को। अब महान का पर्यायवाची क्या होता है, विशाल, तो कहीं कहीं को आपको विशाल हिमालय भी लिखा मिलेगा, विशाल हिमालय, या कहीं कहीं पर आपको मिलेगा क्या, वृद्ध हिमालय। महान का ही एक तरह से पर्यायवाची है वृद्ध, विशाल, तो महान हिमालय या हिमाद्री या विशाल मैदान। इसमें फर्स्ट हम चर्चा करेंगे जो महान हिमालय है इसका जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है, इसके विस्तार के बारे में। इसका जो विस्तार है वो है जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से कहा, सिंधु नदी, सिंधु नदी कहा, जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर में भी स्थान का नाम है गाची। तो इसका जो विस्तार है वो है सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र कह लो या देहांग कह लो, देहांग नदी कहां तक, अरुणाचल प्रदेश तक। ये क्या हो गया, इसका विस्तार हो गया। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से लेके ब्रह्मपुत्र देहांग नदी अरुणाचल प्रदेश तक क्या हो गया, इसका विस्तार हो गया। और ये जो विस्तार है वो कितना है, ये विस्तार है 2400 किलोमीटर। कितना विस्तार है ये, अर्थात सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से देहांग नदी अरुणाचल प्रदेश तक कितना विस्तार है महान हिमालय का, 2400 किलोमीटर। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, महान हिमालय। इसकी जो लंबाई है वो क्या है, बहुत लंबी है। और नेक्स्ट इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, विस्तार हो गया, विस्तार में एक चीज हो रहा है क्या, ये तो इसकी लंबाई हो गई, और इसकी जो औसत ऊंचाई है, महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई है, तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 6000 मीटर, 6000 मीटर, या कह ले कि 6 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया, इसका एक तरह से विस्तार हो गया। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से देहांग नदी अरुणाचल प्रदेश तक कितनी लंबी है, ये
2400 किलोमीटर क्या इसका विस्तार क्षेत्र है। और इसकी जो एवरेज जो हाइट है, एवरेज अर्थात जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है 6000 मीटर, या इसको अगर किलोमीटर में डिवाइड करें कन्वर्ट करें तो 6 किलोमीटर क्या है इसकी औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट। अब बात करते हैं कुछ इसकी विशेषताएं है कि इसकी जो मुख्य विशेषताएं है वो कौन कौन सी है। और इसकी जो विशेषताएं हैं हम जितने भी पढ़ेंगे, महान हिमालय, इसके बाद लघु हिमालय, फिर बाह्य हिमालय। तो एग्जाम में जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर इनकी जो विशेषताएं हैं उनको लेके पूछा जाता है। इनके जो इंपॉर्टेंस है, विशेषताएं हैं, उनको लेके डायरेक्ट एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसी के में इसकी जो पहली और मुख्य विशेषता है वो क्या है, आप सभी को पता होगा कि हमारे इंडिया में या अनदर देखें जिस भी एरिया में जो हिमालय फैला हुआ है उसमें अधिकतर जो नदियां हैं, हिमालय तंत्र की जो अधिकतर नदियां हैं उसका जो उद्गम स्थान है वो क्या है, महान हिमालय ही है। तो हिमालय तंत्र की गंगा नदी है, सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, सभी का जो उद्गम स्थान है वो कौन सा है, महान हिमालय है। तो इसकी मुख्य विशेषता पहला क्या है कि हिमालय तंत्र की नदियों का उद्गम स्थान, उद्गम स्थल, जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है, महान हिमालय है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहां पे स्थित है, वो महान हिमालय में ही स्थित है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आप सभी को पता होगा, वो है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। और कितनी है उसकी ऊंचाई, वो है 8848 मीटर, 8848 मीटर क्या है, माउंट एवरेस्ट क्या है, ऊंचाई है। और कहां पर स्थित है, कौन से देश में है ये, इंडिया में नहीं है ये नेपाल में है। कौन से देश में है ये, नेपाल में है। तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी 8848 मीटर जो सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल में है। और किस हिमालय के अंतर्गत आती है, महान हिमालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट इसकी इंपोर्टेंस क्या है या विशेषता में क्या है कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की तो पढ़ ली, वो भी इसी हिमालय में है। और भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो भी कहां पे स्थित है, महान हिमालय में ही स्थित है, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है कंचनजंगा, जिसका क्या नाम है, कंचनजंगा। और ये कितनी ऊंची है, कंचनजंगा ये कितनी ऊंची है, ये है 8598 मीटर, 8598 मीटर है। और ये कहां पे है, इंडिया में है। और इंडिया के कौन से राज्य में, सिक्किम राज्य में, सिक्किम राज्य में क्या ये है, स्थित है। तीन विशेषताएं हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। पहला, हिमालय तंत्र की नदियों का जो मुख्य उद्गम स्थल है, जो हिमालय तंत्र की जितनी भी नदियां हैं उनका जो क्या है, उद्गम स्थल, अर्थात वो कहां से क्या होती है, प्रवाहित होती है, स्टार्ट होती है। तो उद्गम स्थल कौन सा है, महान हिमालय, हिमाद्री, विशाल मैदान विशाल हिमालय या वृहद हिमालय है। नेक्स्ट वो है क्या है कि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, वो भी किसके अंतर्गत आती है, महान हिमालय में ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। और कौन से देश में है ये, नेपाल में है।
और भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में, भारत के सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में, वो भी कौन से हिमालय के अंतर्गत आती है, महान हिमालय के अंतर्गत आती है। इनके अलावा अर्थात एक तो अपनी होगी माउंट एवरेस्ट और एक हो गई कौन सी, कंचनजंगा। इसके अलावा नेपाल में एक स्थित है मकालू, नेपाल में। इसके अलावा नंदा पर्वत उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। इसके अलावा एक और है नागा पर्वत, वो कहां पे, जम्मू कश्मीर में। तो ये जितने भी बड़ी बड़ी ऊंची चोटियां हैं, विश्व की तो होगी माउंट एवरेस्ट और भारत की होगी कंचनजंगा। इसके अलावा मकालू है नेपाल में स्थित, नंदा पर्वत है उत्तराखंड में स्थित, और जो नागा पर्वत है वो है जम्मू कश्मीर में स्थित। तो ये जितने भी बड़े बड़े जो पहाड़ है, सॉरी जो पर्वत है जिनकी ऊंचाई बड़ी है, वो किसके अंतर्गत है, वो महान हिमालय के अंतर्गत है, ग्रेट हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी जो मुख्य विशेषताएं है, ये जो इंपोर्टेंट 3 विशेषताएं हैं। तो एग्जाम में मैंने अभी कहा था कि एग्जाम में इनकी जो मुख्य विशेषताएं है, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। ये हो गया अपना क्या, ग्रेट हिमालय। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम किसके बारे में, लघु हिमालय के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जो सेकंड था हमारा, वो था लघु हिमालय, लघु हिमालय। लघु हिमालय या इसी का दूसरा नाम है वो है हिमाचल, हिमाचल। जो हमने पढ़ा है महान हिमालय, उसको क्या कहते हैं हम, हिमाद्री, अर्थात जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, बहुत ज्यादा, लिमिट से ज्यादा, तो वो क्या कहलाता है, हिमाद्री कहलाता है। हिम प्लस आंचल, हिमाचल के नाम, हिमाचल क्या है, हिम प्लस आंचल, आंचल हिम यानी बर्फ के आंचल में जो है। इस प्रकार याद करने में आसानी होती है कि हिमाद्री जहां बहुत ज्यादा क्या है, बारिश है, और उसके जो आंचल में, उसकी जो छत्र छाया में है, वो क्या है, लघु हिमालय या हिमाचल है। तो जो लघु हिमालय है, इसका जो विस्तार है वो कहाँ है, इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है वो महान हिमालय के दक्षिण में है। महान हिमालय क्या है, महान हिमालय के दक्षिण में। अर्थात महान हिमालय है, ये अपना महान हिमालय हो गया ये, और इसका जो दक्षिणी एरिया है, इसके नीचे की साइड अर्थात दक्षिणी दिशा की तरफ ये जो एरिया आएगा वो कौन सा आएगा, वो लघु हिमालय के अंतर्गत आएगा। और जो महान हिमालय है, इसकी विशेषताओं पढ़ेंगे, महान हिमालय और ये हो गया लघु हिमालय। इसके मध्य में जो ये रेखा है, ये जो बाउंड्री है, ये इसे क्या कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, मेन बाउंड्री, जिसका नाम है मेन बाउंड्री, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो पहले तो उसका विस्तार देख लिया, क्या इसका विस्तार कहां पे है, महान हिमालय के दक्षिण में इसका विस्तार है। सेकंड इसमें कि इसकी जो औसत ऊंचाई है, एवरेज जो हाइट है, औसत ऊंचाई, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 3500 मीटर से, इसकी जो ऊंचाई वो है 3700 मीटर से 4500 मीटर। इसकी जो ऊंचाई वो है 3700 मीटर से 4500 मीटर। ओके, इसका विस्तार है महान हिमालय के दक्षिण में, और इसकी औसत ऊंचाई वो 3700 मीटर से 4500 मीटर के मध्य में है। नेक्स्ट है वो है इसकी विशेषताएं, इसकी विशेषताएं जो एग्जाम में अधिकतर जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो हिमालय की क्या विशेषताओं के अंदर ही क्या पुटअप किया जाता है। तो विस्तार और औसत ऊंचाई के बारे में बहुत कम पूछा जाता है। तो इसका विस्तार है महान हिमालय के दक्षिण में, और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है 3700 से 4500 मीटर। विशेषता में फर्स्ट जो विशेषता है, इसकी जो मुख्य विशेषता है, इसमें जो फर्स्ट विशेषता है वो है मर्ग। क्या है,
मर्ग, कि मर्ग क्या होता है, मर्ग क्या है। तो जो मर्ग है वो एक घास के मैदान होते हैं। कश्मीर जो क्षेत्र है, कश्मीर जो क्षेत्र है, तो कश्मीर में जो पहाड़ी ढालियां होती हैं, जो पहाड़ी होती हैं, जो पहाड़ियां होती हैं, उनके ढाल वाले क्षेत्र में, उनके ढाल वाले क्षेत्र में जो घास के मैदान होते हैं, जो घास के मैदान, वो क्या कहलाते हैं, वो मर्ग कहलाते हैं। कि कश्मीर में पहाड़ी जो ढाल क्षेत्र है, पहाड़ी जो ढाल क्षेत्र है, उसमें जो घास के मैदान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें मर्ग कहा जाता है। और ये मर्ग किसके अंतर्गत स्थित है, तो ये मर्ग लघु हिमालय हिमाचल के अंतर्गत स्थित है। जैसे गुलमर्ग, जैसे गुलमर्ग, ये जो गुलमर्ग है ये किसके अंतर्गत आता है, मर्ग के अंतर्गत आता है, जो कि किस में स्थित है, लघु हिमालय के में स्थित है, गुलमर्ग। दूसरा है सोनमर्ग। तो मर्ग क्या होगा, जो ये मर्ग किसे कहते हैं, कि कश्मीर में जो पहाड़ी ढाल क्षेत्र है, कश्मीर में जो पहाड़ी ढाल क्षेत्र है उसमें जो घास के मैदान है उसको क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है। जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। नेक्स्ट इसी में है, उसका नाम है बुग्याल। बुग्याल या कहीं कहीं आपको मिलेगा पायाल। एक तो हो गया क्या, मर्ग, दूसरा है बुग्याल या पायाल। तो कश्मीर में जो घास के मैदान है वो क्या कहलाते हैं, मर्ग कहलाते हैं। उसी प्रकार उत्तराखंड में, उत्तराखंड में जो घास के मैदान पाए जाएंगे, उत्तराखंड में जो घास के मैदान, जो घास के मैदान पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, बुग्याल या पायाल कहलाएंगे। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मर्ग क्या है या फिर बुग्याल या पायाल क्या है। तो कश्मीर की जो पहाड़ियां हैं, ढालू वाली पहाड़ियां हैं, उनपे जो घास के मैदान है वो मर्ग कहलाते हैं। और जो उत्तराखंड में जो घास के मैदान पाए जाते हैं पहाड़ी इलाके में, वो क्या कहलाते हैं, बुग्याल या पायाल कहलाते हैं। नेक्स्ट इसमें है, इसकी विशेषताओं के अंतर्गत ही वो है हिल स्टेशन। इसकी विशेषताओं के अंतर्गत ही है वो क्या है, हिल स्टेशन। हिल स्टेशन, हिल स्टेशन कह लो या हिल स्टेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वास्थ्यवर्धक स्थल। स्वास्थ्यवर्धक स्थल। तो जो उत्तरी भारत है हमारा, उसके जो हिल स्टेशन या स्वास्थ्यवर्धक स्टेशन, जैसे शिमला, मंसूरी, नैनीताल, इसके अलावा दार्जिलिंग और इसके अलावा नेक्स्ट कुल्लू मनाली। तो ये जितने भी उत्तर भारत के जो हिल स्टेशन है, स्वास्थ्यवर्धक स्थल है, जैसे शिमला, मंसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग और कुल्लू मनाली, ये जो हिल स्टेशन या स्वास्थ्यवर्धक जो स्थल है वो उत्तरी भारत के जो स्वास्थ्यवर्धक स्थल है वो किस हिमालय में स्थित है, कहाँ स्थित है, लघु हिमालय के अंतर्गत स्थित है। ये लघु हिमालय में आते हैं। तीसरी विशेषता हो गई इसकी। चौथी विशेषता और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता वो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो लघु हिमालय की विशेषता में सबसे इंपॉर्टेंट और चौथी विशेषता है क्या, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। होते क्या है, तो जो हमारा महान हिमालय है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि महान हिमालय और हमारा जो लघु हिमालय है,
महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है लघु हिमालय। तो हमारा जो महान हिमालय और लघु हिमालय है इसके मध्य स्थित है क्या, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसे कहेंगे कि महान हिमालय लघु हिमालय के मध्य में स्थित जो सीमा है, जो एक दूसरे को अर्थात महान हिमालय और लघु हिमालय को या तो आप कह लो जोड़ती है या कह दो कि आप अलग करती है। भाई कोई भी दो चीजों के मध्य बाउंड्री होगी, ये दो चीज है या कोई भी दो जगह है इनके मध्य ये बाउंड्री है, ये क्या है, बाउंड्री है। तो ये एक तरह से देखें तो ये इन दोनों को जोड़ भी रही है और इन दोनों क्या कर रही है, अलग भी कर रही है। उसी तरह जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है वो महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित सीमा है, जो कि महान हिमालय और लघु हिमालय को आप कह सकते हो ये अलग करती है या आप ऐसे कहते हो एक दूसरे को क्या करती है, जोड़ती है। तो ये क्या है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहलाती है। तो ये हो गया अपने लघु हिमालय के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा बच गया उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जब तक आप अपना इसी प्रकार प्यार बनाए रखो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और आपका जो कमेंट है, आपको वीडियो अच्छी लगी, बुरी लगी या जो कुछ भी है, समझ में आया नहीं आया, तो प्लीज आप कमेंट करें, जिससे मैं मेरी जो टीचिंग लाइन है जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें मैं सुधार करूँ। अगर गलतियाँ होंगी तो थैंक यू सो मच।